हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपनी वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था से होने वाली है, जिसको एक नज़र में देखेंगे हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र में देखेंगे, क्योंकि एक नज़र में भी देखने पे ना कहीं नज़र में तो रह ही जाता है। काफ़ी फिल्मी हो गया ये लाइन, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसी तरीके से हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और भारतीय विज्ञान के वीडियो भी आ रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और ये आपको संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का थर्ड पार्ट है, इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो चैनल विजिट करके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि अब तो एग्जाम भी आने वाला है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम डेट आ गया है और बिहार एसएससी, और साथ में ही आपको बिहार दरोगा का वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। तो बिल्कुल भी वेट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम लोग रोज रात 8 बजे क्विज करवाते हैं, जो कि आपको बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है अभी, तो वहाँ से आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। पहला क्वेश्चन है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है? तो ये है आपको अनुच्छेद 76। क्या है? अनुच्छेद 76। और ये आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के अनुच्छेद आपको पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 148। आप लोग बताइए कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको अनुच्छेद 76 के बारे में बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का एक महान्यायवादी होगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये आपको करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 165 में की गई है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, 165 में है। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 148। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला? अनुच्छेद 148। तो अभी तो आप लोगों को मिल चुका है कि अनुच्छेद 148 से कौन रिलेटेड है। आप लोग यही बताइए कि अनुच्छेद 148 में जो मेंशन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अभी भारत के कौन है? अभी भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2025 तक कौन है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु क्या होती है? तो ये आपको होती है 65 साल। कितनी? 65 वर्ष होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देते हैं, और वही संसद के सदन के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइड में काम करते हैं? तो ये आपको लोक लेखा समिति, ये याद रखिएगा। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। भारत की एक संचित निधि होगी, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो ये अनुच्छेद भी काफी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 266(1). राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है आपको? तो भारत के संचित निधि से। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये भी आपको भारत के संचित निधि से। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं? तो ये आपको 112। भारत की आकस्मिकता या आकस्मिकता निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपको अनुच्छेद 267। ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, 267। और ये कब गठित हुआ था? तो 1950 में हुआ था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद तो आपके लिए एकदम मस्ट है, याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है। 368 है। क्या है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे संविधान संशोधन को पढ़ा होगा, जैसे कि 44, 47, 86, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और ये किससे रिलेटेड है? तो 368 में ये प्रक्रिया आई थी। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोनों सदनों में ये पेश किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकहरी और एकीकृत है। क्या है? एकहरी और एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 124।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है। कितनी होती है? 34। ये भी एकदम मस्ट है, आपको बीपीएससी के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो बीपीएससी में पूछा गया वो आपके बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा में नहीं पूछे, तो याद रखिएगा इसको, 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सिर्फ एक ही होते हैं, ये याद रखिएगा। और 33 आपको अन्य जज होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की, आगे देखते हैं हम लोग, आयु क्या होती है? तो ये भी आपको कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। और अभी अभी हमने देखा है एक और 65 वर्ष किसकी होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। न्यायाधीश के वेतन व भत्ते के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 125 से प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 2,80,000 होता है। कितना होता है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो 2,50,000। बस इनका याद रखिएगा, 2,80,000, तो काम चल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश बने रहने वाले कौन थे? तो ये थे आपको यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ हम लोग याद रखते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। सबसे कम उम्र तक रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपको कमल नारायण सिंह। सबसे ज्यादा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है, और सबसे कम कौन है? तो यहाँ पे कमल नारायण सिंह है। बस चंद्रचूड़ देख के डीवाई चंद्रचूड़ पे मत चले जाइएगा, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा या PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे आपको PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती। और देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नाम ही है यहाँ पे सर्वोच्च, तो सबसे बड़ा तो वही होगा। आगे है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143। ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अनुच्छेद 143 किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। ये नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक करते हैं या रक्षक है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है आपको 32। अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 32 में है। प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय होता है, किस अनुच्छेद के तहत पे? तो ये होता है आपको अनुच्छेद 214। ये भी याद रखिएगा, उच्च न्यायालय होते हैं आपको प्रत्येक राज्य में, तो ये आपको आर्टिकल 214 से है। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 231। क्या है? अनुच्छेद 231 है। आगे है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह है आपको टोटल 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं, जिस भी राज्य में हो रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? 62 वर्ष है। क्या है? 62 वर्ष। और वहां पे हमने क्या देखा? 65 वर्ष थे सुप्रीम कोर्ट के। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1862 ईस्वी में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है? तो ये आपको आता है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1916 में। ये आपको बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862। मद्रास नहीं भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन डेट वही है, कलकत्ता मद्रास, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग,
मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो चेन्नई है। ओडिशा में उच्च न्यायालय 1948। ये सब अगर नहीं भी याद रखिएगा ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो मद्रास याद रखिए, पटना याद रखिए, कलकत्ता याद रखिए। कलकत्ता आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आता है। और मद्रास में आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो चेन्नई में है, ये भी याद रखिएगा। ओडिशा ठीक है। गुवाहाटी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है ये आपको इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत तो असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ईयर नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो असम आते हैं, असम आता है आपको, नागालैंड आता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। केरल में 1965। और केरल में कौन कौन सा है? तो केरल और लक्षद्वीप है, बस इतना याद रखिएगा। और इसका मूल स्थान कहाँ पे? तो एर्नाकुलम में है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है केरल का उच्च न्यायालय का मूल स्थान? एर्नाकुलम में है। आगे देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब काम चल जाएगा आपका, इन सबको देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित कब किया था? तो ये आपको 1947 में। उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय होता है? तो अभिलेखीय न्यायालय होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत की स्थापना 1987। दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। यहाँ देखिए, लोक अदालत की स्थापना दिया हुआ है 1987 और दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक कब हुई थी? तो 1985 दिया हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण कब पारित हुआ था? 1986 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो यह आपको अनुच्छेद 323A में है। अनुच्छेद 323A में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राज्य शासन के लिए संविधान के किस भाग में प्रावधान है आपको? तो भाग 6 में है। कार्य की राज्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है राज्य का? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री पे नहीं टिक करिएगा, राज्यपाल होते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 153 मूल संविधान में मेंशन है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड पे आते हैं हम लोग। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान किस संशोधन से लाया गया था? तो 7वां संशोधन 1956। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, 7वां संशोधन 1956। राज्यपाल की योग्यता के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वेतन इनका कितना है? 3,50,000। याद रख सकते हैं तो रखिएगा, बाकी ये आपको ये 2-3 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां संशोधन, एक राज्य से अधिक राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। एक ही 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य किसके नाम से होता है? तो राज्यपाल के नाम से होता है। जैसे देश में कैसे होता है राष्ट्रपति के नाम से, उसी प्रकार राज्यपाल के नाम से होता है राज्यों में। राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी आपको राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही कि पूरे आपको देश में राष्ट्रपति का कार्य होता है, उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि राज्यपाल का भी काम थोड़ा बहुत सेम ही होता है। जैसे वहां पे दिलवाते हैं ना प्रधानमंत्री को शपथ, तो वहां पे राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और यहाँ राज्य से रिलेटेड है तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलवाएंगे। यहाँ पे नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब याद रखिएगा। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? यहाँ देखिएगा कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, यहाँ पे नियुक्ति नहीं करते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो ये आपको अनुच्छेद 164 से, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है और ये अनुच्छेद 164 में मेंशन है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 333। क्या है? अनुच्छेद 333। विधानसभा में धन विधेयक किसी पूर्व अनुमति से ही पेश होगा, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश होगा आपको। मृत्यु दंडादेश क्षमा सिर्फ कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पे राज्यपाल का कोई काम नहीं है। ये याद रखिएगा कि जो मृत्यु दंड होता है उसकी क्षमा ही सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। और विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 5 वर्ष का। यहाँ अभी हमने देखा विधान परिषद 6 वर्ष और विधानसभा 5 वर्ष के लिए है। आगे देखते हैं विधानसभा के 17वां का आदेश कौन देता है? तो ये आपको राज्यपाल देते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष है और विधान परिषद में हमने देखा 30 वर्ष। आगे देखते हैं गोवा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है? तो अनुच्छेद 332। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 332। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो 403 है, पश्चिम बंगाल में 294 है, बिहार विधानसभा में 243 है। बस ये याद रखिएगा। यूपी का याद रखिएगा, बिहार का याद रखिएगा और यहाँ पे आप लोग गोवा का विधानसभा और सिक्किम का याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब आपको इतने सारे याद नहीं रखने हैं। अगर एग्जाम में पूछता भी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा वहाँ पे, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारे स्टेट का याद रखना ना पॉसिबल नहीं है और बेकार भी है। इतने फैक्ट्स याद रख के कोई फायदा नहीं है। बस बिहार विधानसभा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का एग्जाम्स है, तो 75 ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग लोकसभा अध्यक्ष को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो 4 लाख। उपराष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? 4 लाख और राष्ट्रपति को तो 5 लाख। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000। बहुत से बहुत आपको पूछेगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के बारे में पूछेगा, इतना ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 167। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित 167 में। केंद्र शासित प्रदेश का शासक किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको 239 क 6। भारत में केंद्र संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपको कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट रिलेशन बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की चर्चा है आपको? तो 7वीं अनुसूची में है। रक्षा किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 है। लोक सेवा किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का है। ये आपको पूछ देता है कि रक्षा आपको किस सूची से रिलेटेड है, लोकसभा आपको किस सूची से रिलेटेड है, तो इसको देखते हुए जाइएगा। किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़ तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची से शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा बिल्कुल। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? 253 में है। सरकारी आयोग का गठन कब होता है? तो 1983 में होता है। पुंछी आयोग तो 1988 में। और सरकारी आयोग किससे रिलेटेड है? तो सेंटर स्टेट रिलेशन से है। किससे है? सेंटर स्टेट रिलेशन से। बस इतना ही काम हो जाएगा। डॉक्टर बागची का निधन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति जानकारी मिलती है? तो
तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है? 249 है आपको। एक सेकेंड इसको वापस से देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति संसद को प्राप्त है? तो हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति, तो आर्टिकल 257 है। क्या है? आर्टिकल 257। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, ये आपको 257 में दिया हुआ है। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए इसके किसकी रचना है आपको? संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग के लिए इसकी रचना किस अनुच्छेद में है? 268 में है। केंद्र राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 269 में है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 269। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275 है। बिजली पर करों से छूट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 287 है। ये याद रख सकते हैं। किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करों पर छूट किस चर्चा में है आपको? किस अनुच्छेद में? 289 है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन की जानकारी 289 से मिलती है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए उधार की जानकारी 292, राज्यों द्वारा लिए गए उधार की जानकारी तो 293। ये याद रख सकते हैं, बाकी इतना याद रखने जैसा नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करते हैं? तो अनुच्छेद 263। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1900 में हुई थी। कब हुई थी? जून 1990 में हुई थी, 10 अक्टूबर 1990। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग का गठन देखिए, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जनवरी 2015। याद रखिएगा बिल्कुल, 1 जनवरी भी नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 फरवरी या 1 मार्च करके कंफ्यूज करेगा। तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन थे? तो सुमन बेरी थे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अधिकारी, तो यह अमिताभ कांत है। योजना आयोग के समाप्त करने की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को। योजना आयोग की समाप्त करने की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को। तभी तो नीति आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपको बहुत सारे एग्जाम्स में। 15 मार्च 1950। क्या है? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। वैसे तो अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और अगर पूछता है थोड़ा सा चेंज करता है पैटर्न, और अगर थोड़ा सा टफ बनाना चाहे तो ये आपको पूछ सकता है कि उपाध्यक्ष कौन थे, अदरवाइज आपको नहीं पूछेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद तो 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी? तो के संथानम ने। किसने? के संथानम ने दी। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1919 भारत सरकार अधिनियम। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। ये सब नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत फैक्ट है ये कि राष्ट्रपति करते हैं, 10 होते हैं, ये सब याद रख सकते हैं, नहीं तो बस दिमाग में रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति तो ये कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। जिस तरह से संघ लोक सेवा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? तो ये है आपको अनुच्छेद 280 में। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किससे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं? तो आर्टिकल 281। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग राज्य वित्त आयोग का गठन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको,
आर्टिकल 243 और झ दिया हुआ है तो अनुच्छेद 243 छ। पहला वित्त आयोग कब गठन हुआ था? तो ये आपको 1951 में हुआ था। और इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के तो केसी नियोगी थे। अभी तक आपको यही पूछा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। और अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा और डेप्थ में पूछता है या थोड़ा सा ट्विस्ट भी करता है तो आपको सेकंड का पूछेगा, थर्ड या फोर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड है आपको दूसरे वित्त आयोग 1956 में। और कौन है? तो के संथानम है। कौन है? के संथानम अध्यक्ष है। ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं हम लोग, एनके सिंह वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है तो एनके सिंह पे आते हैं जो कि है 15वां वित्त आयोग। तो 15वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2017 में होता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर एनके सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2021 से 2026 तक रहा। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की गणना ये आपको मेंशन है? तो भाग 15 में है संविधान में निर्वाचन आयोग की। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को होती है। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब बनाया गया था? तो 1993 में बनाया गया था। निर्वाचन आयोग के कैसी संस्था है? ये भी आपको पूछता है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? तो संवैधानिक है आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के। किससे? महाभियोग से। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। कहाँ से? संचित निधि से। ईवीएम का पहली बार उपयोग कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन था? तो केरल था। और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये याद रखिएगा। और ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य तो गोवा था। तो ये नहीं भी याद रखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन बस इतना याद रखिए कि इसका ईयर क्या था? 1982। सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ ईवीएम? तो केरल में प्रयोग किया गया। और फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव 2004 में। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफेबल ऑडिट ट्रेल। क्या है आपको? वोटर वेरीफेबल ऑडिट ट्रेल। इस टाइप के आपको पूछ देते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा। वीवीपीएटी का इस्तेमाल कब हुआ था? तो आपको 2013 में हुआ था और सबसे पहले नागालैंड में हुआ था। इस मशीन को किसने बनाया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है। ये किसको नहीं पता होगा? ये आप लोग ही बताइए कि किसको नहीं पता होगा कि मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो हाथ का पंजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस घड़ी है। नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक है। समाजवादी पार्टी साइकिल है। मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग 1993 से, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1993। लोक जन पार्टी बंगला है। लोक जन पार्टी किस राज्य की पार्टी है? तो बिहार की पार्टी है। मुस्लिम लीग की राज्य पार्टी केरल है। जनता दल पार्टी तीर है आपको। पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हल है आपको जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा देख सकते हैं। परिसीमन आयोग किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक रोक लगा दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखिएगा। और परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे किस अनुक्रम में स्थान दिया जाता है? तो वरीयता अनुक्रम में। किसमें? वरीयता अनुक्रम में दिया जाता है। राजभाषा की चर्चा किस भाग में है? तो भाग 17 में है आपको राजभाषा की चर्चा। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में मेंशन है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह लेने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन कब किया था? 1956 में किया था। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब मिलता है? तो 21वें संशोधन से। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 21वां संशोधन 1967 से। ये याद रखिएगा। आपको मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भी याद रख सकते हैं। और ये तो आपको याद रखना ही है, जो कि है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। और ये है आपको
मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71वें संशोधन से 1992 और मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को कब ऐड किया गया? तो आपको 92वें संविधान संशोधन 2003 से। उड़िया किस राज्य की भाषा है? ओडिशा है। कोंकणी याद रखिएगा किस राज्य की भाषा है? तो गोवा की है। कोंकणी थोड़ा सा अलग हो जाता है तो गोवा की है। अंग्रेजी नागालैंड की राज्य भाषा है। ये देखिए कितना अलग फैक्ट है ना ये कि अंग्रेजी किस राज्य की भाषा है? तो नागालैंड की है। मिजो है मिजोरम की। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात की चर्चा है? तो 3 है। ये हमने देख रखा है। और यहाँ पे भी देखिए राष्ट्रीय आपात 352 है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की जाती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में थी किसी भाग में की जाती है? किस संशोधन के तहत? 44वें संशोधन में। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 358 और 59 में है। अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से कौन सा संबंधित है आपको? तो अनुच्छेद 358 संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 358। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं कर सकते हैं? मतलब ये जो है ना आपको अनुच्छेद 20 और 21 ये आपको आपातकाल लगने के बाद भी आपके लिए निश्चित रहेगा। इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है? तो 359 है। बाह्य और आंतरिक आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो अनुच्छेद 359। यहाँ अभी हमने देखा है आर्टिकल 20 और 21 इससे रिलेटेड है। कौन सा आपातकाल संपूर्ण देश में लागू होता है? तो ये आर्टिकल आपको 358 है। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद के तहत नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 359। ये याद हो ही गया होगा आप लोगों को, बार बार रिपीट हुआ है ये। पहली बार बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 को कब लागू किया गया था? तो ये भी आपको पूछता है। 1962 में लागू किया गया था और दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा, 1962, 1971 और 1975। और राष्ट्रपति शासन का आपको कौन से अनुच्छेद में है मेंशन? राष्ट्रपति शासन तो 356 में है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितने महीने की हो सकती है? तो 2 महीने की। सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 लगा था? तो पंजाब में लगा था, 1951 में लगा था। सर्वाधिक समय 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। राष्ट्रपति शासन अधिकतर जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल 360 में है और ये अभी तक भारत में नहीं हुआ है। वित्तीय आपात की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना चाहिए और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? तो 2 महीना के भीतर। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे? तो 338 1 क। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधेय बनाने की शक्ति क्या क्या सीमाएं लागू हैं? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल दिए गए हैं तो ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता। ये देखिए आप लोग, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तो ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किस राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू हुई थी? तो जम्मू कश्मीर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, रणवीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम स्वीकृति कब प्राप्त हुआ था? तो 2019 में। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो अनुच्छेद 239 ए में है। किस राज्य को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? विधानसभा के बिना तो लद्दाख को बनाया गया। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो जीएस मुर्मू थे। कौन थे? जीएस मुर्मू थे। आगे देखते हैं हम लोग, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो आर.के. माथुर थे। ये भी याद रखिएगा। परिसीमन आयोग तो 2020 है आपको। परिसीमन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है? तो रंजन प्रकाश देसाई। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बनता है? तो 26 अक्टूबर 1947। कब बनता है? 26 अक्टूबर 1947।
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम किसके तहत नियंत्रित होता है? तो 2005। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये आपको पूछ देता है, तो 3:2 है या 3:2 है, 3:2। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये सब आपको फैक्ट्स पूछे गए हैं। तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का प्रतीक है जागृति, शौर्य और त्याग। क्या है? जागृति, शौर्य और त्याग। सफेद का क्या अर्थ होता है? ये सफेद आपको किस रंग मतलब सफेद का जो रंग है वो किसका प्रतीक है? तो सत्य और पवित्रता का है। और हरा, तो हरा है आपको जीवन समृद्धि का। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने किया था। और भारतीय ध्वज संहिता कब लाया गया? तो 2002 में लाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में है, अनुच्छेद 19(1) में, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ये लागू कब हुआ? तो 2004 में लागू हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका कर रखा जाता है? तो 12 दिनों तक। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। 12 दिनों तक झुका कर रखा जाता है राष्ट्रीय ध्वज को। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। किसने की थी? श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। ये भी आपको पूछा जाता है, 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाने में कितना समय? तो 20 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं और सबको एक ही वीडियो में याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए तो जितने भी फैक्ट्स हैं आपको वो याद हो जाएंगे। और बस PDF देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं और सबको हमने नहीं पढ़ा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस उन्हीं को देखते हुए चलना है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आने वाला है। तो लास्ट टाइम में सारे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर मगअप हो जाइएगा और रिकॉल नहीं कर पाइएगा। तो एंड करते हैं आज की इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।